बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ उसको मेडिकल लैंग्वेज में कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहते हैं। कार्डियक रिहैबिलिटेशन का मतलब वो एक्सरसाइजेस, वो थेरेपी जो उन हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है जिनको रिसेंटली कोई हार्ट अटैक हुआ हो या उनकी एंजियोप्लास्टी हुई हो या उनका बाईपास हुआ हो, तो उसके बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले उसको स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद उसको कुछ हफ्तों के लिए 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते तक कंटिन्यू किया जाता है। इसको हमारी ज़बान में कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर मरीज़ जो हैं वो लाइल्म हैं। वो ये समझते हैं कि जब उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इलाज हो गया, उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, तब उनका इलाज मुकम्मल हो गया और उन्होंने कुछ नहीं करना। तो ये एक अलमिया है जिसको एड्रेस करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है जो ये हमें बताता है कि ऐसे हज़रात जो अपने हार्ट अटैक्स के बाद, बाईपास के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद कार्डियक रिहैबिलिटेशन नहीं कराते, उनके मुस्तक़बिल में, मुस्तक़बिल करीब, मुस्तक़बिल बईद, दोनों में हार्ट अटैक और वही चीज़ें दोबारा होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। जो क्लिनिकल डेटा कहता है वो कहता है 3 गुना उन लोगों के अंदर रिपीट अटैक का इंसिडेंस ज़्यादा होता है जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन नहीं करवाते, बमुकाबिल उन लोगों के जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन करवाते हैं। कार्डियक रिहैबिलिटेशन है क्या? जिस तरह फिजियोथेरेपी होती है घुटने की, हाथ की, कमर की, उसी तरीके से जो दिल के मरीज़ हैं, जब इनको जब अटैक होता है फिर उनका इलाज कर दिया जाता है बाईपास से या एंजियोप्लास्टी से, फिर उनके दिल की रिकंडीशनिंग की जाती है, उनके दिल के स्टेमिना को बढ़ाया जाता है। ना सिर्फ ये कि उनसे वर्जिश करवाई जाए, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उनकी मेडिकल काउंसलिंग, अगर वो शख्स सिगरेट पीता था तो सिगरेट छुड़वाने की काउंसलिंग, उसको स्मोक क्विटिंग कहते हैं, ठीक है, उसकी काउंसलिंग, उसको वो इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रा है, वो जो तकलीफ़ से गुज़रा है, उस खौफ से गुज़रा है, उसकी जो वजह से डिप्रेशन पैदा हो जाती है इंसान को, ये बड़ी फितरी अमल है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये डेवलप हो जाता है। तो उसकी काउंसलिंग की जाती है कि मरीज़ जल्द से जल्द उस फेज़ से बाहर निकले। साथ साथ उसको ऐसी वर्जिश बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कराई जाती हैं और फिर उनकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, उनका ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है, जिससे उनकी दिल की मजबूती पैदा होती है। ये जो सारी की सारी जो एक्टिविटी है, ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस है, ये अंडर सुपरविज़न की जाती है, जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन काउंसलर, ठीक है, साइको एनालिस्ट और साथ में डॉक्टर पैनल रूम में बैठ के तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बना रहा होता है मरीज़ का, कि हमने जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना हो अस्पताल से तो हम मरीज़ को क्या कहें कि वो कितनी एक्सरसाइज करें। अक्सर ये देखा गया, मेरे पास एज ए कार्डियोलॉजिस्ट कई पेशेंट्स के फॉलोअप्स आ रहे होते हैं जिन्होंने कहीं और से एंजियोप्लास्टीज़ करवाई होती हैं, बाईपास करवाया हुआ होता है और जिनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टियाँ हुई होती हैं, वो उस पर लिखा होता है 15 दिन तक एब्सोल्यूट बेड रेस्ट। व्हाट द हेल, 15 दिन तक एब्सोल्यूट बेड रेस्ट क्यों होगा? अगर बेड रेस्ट ही करना था तो फिर उन्होंने ये प्रोसीजर क्यों करवाया? बन के मरीज़ लेटे रहते। तो जब आपका प्रोसीजर हो गया, मैं इसकी मिसाल अपने मरीज़ों से ये बात करता हूँ कि कल तक आपको नहीं पता था कि आपकी शरीयान में रुकावट है और आप 5-5 किलोमीटर चल रहे होते थे, बस में सफ़र कर रहे होते थे। अब जो आज आपका इलाज हो गया, आपकी शरीयान की एंजियोप्लास्टी हो गई, आपका बाईपास हो गया, शरीयानें खुल गई, तो अब क्यों आप 15 दिन इंतज़ार करेंगे? 15 दिन तक बिस्तर पर रहेंगे? आप चलना फिरना शुरू करें। लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि अगर डिस्चार्ज से पहले आपने हॉस्पिटल में ही सुपरवाइज्ड रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा दी हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हॉस्पिटल में डिस्चार्ज से पहले ही एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, एक स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी करवाना शुरू कर दें, उसको कार्डियक रिहैब कहते हैं, उससे आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको पता होगा कि अब मैं ये चल रहा हूँ, मुझे अटैक दोबारा नहीं हो रहा। आपके जो एंडोर्फिन्स हैं बॉडी के अंदर, वो हैप्पी हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। और फिर इस प्रोग्राम को डिस्चार्ज के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं 8 हफ्ते या 10 हफ्ते या 12 हफ्ते, जैसे भी उस अस्पताल की जो पॉलिसी है, तो उससे आपकी सेहत पे बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। इसलिए मेरा अवामुन नास को बिलउमूम और उन पेशेंट्स को बिलखुसूस
जिनको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है या उनको स्ट्रोक हुआ है या उनको उनको इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है या उनका बाईपास हुआ है, उनके लिए मेरा ये पैगाम है। और उन डॉक्टर्स के लिए जो इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि खुदारा कार्डियक रिहैबिलिटेशन को इम्पोर्टेंस दें। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए कार्डियक पेशेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो लोग कार्डियक रिहैबिलिटेशन को फॉलो करते हैं उनके अंदर फर्दर इवेंट होने के चांसेस 3 गुना कम होते हैं उन लोगों के मुकाबले में जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन नहीं करवाते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कार्डियक रिहैबिलिटेशन के बारे में जो मैंने मुख्तसर सी आगाही दी है ये आप दूसरों को भी पहुंचाएंगे। और कार्डियक रिहैब में कोई बहुत ही टॉप मार का चीज़ें नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको चलाते हैं ट्रेडमिल के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता कम वज़न से आपसे वज़न उठवाते हैं, आपको सीने की एक्सरसाइज करवाते हैं, आपको बाजुओं की एक्सरसाइज करवाते हैं, आपकी टांग के पट्टों को मजबूत करते हैं। इवेंचुअली इन तमाम एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि आपके दिल के पट्टे मजबूत हो जाएं। तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके जो अजीज़ व अक़ारिब जिनको अल्लाह की तरफ से ये प्रॉब्लम आई और जिनको हार्ट अटैक हुआ या एंजियोप्लास्टी हुई या बाईपास हुआ, उनसे ज़रूर कहिए कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। शुरू में हॉस्पिटल के अंदर अंडर सुपरविजन, और उसके बाद घर आने के बाद इसको जारी रखें। और जिन लोगों के पर्चों में लिखा हुआ है कि 15 दिन आप बिस्तर पर रहें, उसको निगेट करें और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर उनको बताएं कि भाई अब मैं किस तरीके से वर्जिश कर सकता हूँ, मेरा एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन हमें बना के दें। बहुत शुक्रिया।